अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत बहुत माजरत, मैं 8 महीने बाद पॉडकास्ट शूट करने लगा हूँ अपना पहला। मैं मूव हुआ था न्यूयॉर्क, तो इसलिए, बल्कि न्यूयॉर्क का हमारा पहला पॉडकास्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मैं आपको रेगुलरली नज़र आऊँगा। इंशाल्लाह हम वीक के अंदर एटलीस्ट एक पॉडकास्ट किया करेंगे। ये मैं कमिट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप देखते रहिएगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जितना कांस्टेंट कंटेंट अब डाल सकूँ। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो बड़ा मज़े का टॉपिक है। हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारे देसी लोग हैं, पाकिस्तानी इंडियंस, उनका लाइफस्टाइल न्यूयॉर्क के अंदर कैसा है और उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उसके सॉल्यूशंस भी उनसे जानेंगे कि कोई नया बंदा यहाँ अगर यूएस के अंदर आता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे और वो किस तरह अपनी जो मुश्किल ज़िंदगी है उसको आसान बना सकता है। और वो जो ख्वाब लेके आता है, क्या वो ख्वाब हकीकत में भी पूरे होते हैं कि नहीं। और उस चीज़ के लिए मेरे पास आज बड़े मज़े के गेस्ट मौजूद हैं जो हमें ये बताएंगे, जो कि बड़े यंग हैं और हमें बताएंगे, थोड़ी इंसाइट्स देंगे यूएस के अंदर किस तरह दुनिया चल रही है, स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर जो कि एक बहुत फास्ट पेस लाइफ है जिधर। तो उनसे जानते हैं मज़ीद इसके बारे में। तले भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तले भाई, क्या चल रहा है? कुछ बताएं अपने बारे में। ब्रो कुछ नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं 2016 में आया था यहाँ पे न्यूयॉर्क अपने बैचलर्स के लिए। आपको पता ही है, न्यूलैंड से A-levels किया था, तो उसके बाद यहाँ पे बैचलर स्टार्ट किया। तो 4 साल का बैचलर्स था। पहले 2 साल तो बहुत अच्छे थे बैचलर्स की, बिल्कुल पढ़ाई की। दूसरे 2 साल काम में घुस गए। तो जॉब वहाँ से स्टार्ट, जॉब मेरी जब मैं तीसरे साल में था वहाँ से लग गई थी। तो 2 साल काम किया एज अ सेल्स रैप, ऐसा सेलफोन स्टोर में। अगर डिटेलिंग में आपको बाद में बता दूंगा मैं। तो पहले उधर से मैनेजर पोजीशन पे प्रमोट हुआ और उसके बाद फिर अब 2 मेरे अपने स्टोर्स हैं, वही चला रहा हूँ। साथ एक कन्वीनियंस स्टोर है। गुड यार तला भाई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि तला भाई मेरे स्कूल के दोस्त हैं, हम लोग इकट्ठे पढ़े हुए हैं। तो ये 6-7-8 साल पहले आएगा, सब पहले मूव हुए इधर 2016 में। यस, तो 8 साल हो ही गया। और हमारी पहली मुलाकात भी न्यूयॉर्क के अंदर ही हुई थी। उस 16 के बाद 2019 में पहली बार हम इधर मिले थे। ऐसी तुसी सुनाओ, ऐशप्रीत सिंह सुनाए अपने बारे में। ऐसी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक होगा जी। नॉर्मली ना ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਟੀਕੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵਲੀ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 2016 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, 2015 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕੱਟਣ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ 12th ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, SAT ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਲਾਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤਲਾ ਬਾਈ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸੈਲਫੋਨ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੂਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 2 ਸਟੋਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਯਕੀਨਨ? ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠਾ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਨੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਇਆ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੈਟ ਸਲੋ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੰਗਰੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ ਐਸੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਵਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਘਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਰੁਕ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਘੁੰਮ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗੇ ਠੀਕ, ਬਟ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਉੱਧਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੜ੍ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਡਿਗਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਕੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਹਕਾਇਕ ਵਿੱਚ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਖ਼ਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਬ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਓ ਕਿ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਬਸ 2 ਆਪਣਾ 100 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨੋਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹਿੱਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਛੇਤੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਵੀ। आप बताएं, आप क्या ख्वाब लेके आए थे जब आप मूव हुए? बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप एक मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के आप किसी नए मुल्क जा रहे हो। बिल्कुल यार, मतलब उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप क्या सोच के क्या आए थे? जब न्यूयॉर्क आया था तो ऐसा कोई यहाँ पे था भी नहीं कि अच्छा यार फलाना बंदा है, वो देख लेगा, अकोमोडेशन भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। पर एक मेरे सीनियर होते थे गुजरात में, जोहेब नाम है उनका, वो सुन रहे होंगे भी शायद। अच्छा। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया। तो मैं एयरपोर्ट से निकला और वही फर्स्ट रिएक्शन जो आपका होता है, आपके सामने तो वही होता है, न्यूयॉर्क बिल्डिंग्स। तो आप JFK से निकलते हो, आपको पता है यार अच्छा ये न्यूयॉर्क है। तो पहली रात मैंने ब्रुकलिन में गुजारी। वो उनका कोई जानने वाला था और उसकी गंदी सी बेसमेंट थी, उसने मुझे लाउंज के बाहर गद्दा बिछा दिया। तो रात वहाँ गुजारी, ना सोया जाए। और अब आप पाकिस्तान से आप आते हो, कहाँ से आप आ रहे हो और कहाँ पे आके आप, तो फर्स्ट ऐसी गुजरी, बड़ी डिप्रेसिव थी। तो उस दिन वो मैं सुबह निकला वहाँ से, मैं अपनी कॉलेज की तरफ गया।
कि अब क्योंकि कॉलेज जाके देखना था, तो उस एरिया में आया। और उस दिन रात को अगले दिन रात को मेरी असल अकोमोडेशन थी ना, वो उस दिन अरेंज होनी थी, वो किसी के थ्रू होनी थी। तो उस अकोमोडेशन में मैं गया, तो वो एक अपार्टमेंट था, वही 2 बेडरूम अपार्टमेंट था। 4 बंदे रह रहे थे अंदर, एक कमरे में 3 लोग शेयर कर रहे थे, एक छोटा सा कमरा था उसमें 1 बंदा था। तो मेरा तो उस दिन हो गया कि भाई मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। तो वापस चले गए? नहीं कोई ऑप्शन नहीं थी। अब घर वालों ने इतने पैसे लगाए थे तो वापस कहाँ जा सकते थे। भाई को कॉल की, मेरे बड़े भाई हैं उनके साथ काफ़ी मेरा है। मैं कहा यार ये तो मैं तो नहीं रह सकता यहाँ पे, वो भी परेशान। अब खैर 3-4 दिन मुश्किल थे, वहीं मतलब रहना स्टार्ट किया। 1 साल में वहीं रहा उन्हीं के साथ। पर वो वहाँ पे अंकल थे, उन्होंने काफ़ी ध्यान शान किया, खाना शाने में काफ़ी हेल्प की उन्होंने। तो खैर वो, बट मैं कहूँगा ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये ऐसी जगह पे रहना और सारा कुछ करना, ये आपकी आगे जाके आपको इनका फ़ायदे नज़र आते हैं। क्योंकि आप ऐसी जगह पे आपने अगर 1 साल गुजार लिया ना, उसके बाद आप पे जो भी मुश्किल टाइम आ जाए ना, आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हो। ये बात सही है। और बंदे को टाइम सारे अच्छे नहीं होते, बुरे भी आते ही हैं। तो आपको जो ये टाइम देखना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर मैं न्यूयॉर्क आता और मेरे किसी हाला पुप्पी का यहाँ घर होता और मैं अयाशी में रह रहा होता, तो शायद मैं भी जहाँ हूँ मैं वहाँ ना होता। तो वो जो स्ट्रगल के प्रोसेस है ना, ये भी एक स्ट्रगल है। जिस तरह आप रह रहे थे वहाँ पे, खाने का कुछ नहीं है, किसी को आप जानते नहीं हो, तो ये भी एक स्ट्रगल है। तो इसने काफ़ी सिखाया मुझे। अच्छा, मुझे वैसे लगता है नॉर्मली कि हम जो लोग स्पेशली पाकिस्तानी, अगर मैं बात करूँ, इंडियन भी मुझे लगता है सिमिलर होगा, कि जो बड़े बच्चे प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं जिस तरह का, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर कि हमारे घर में नौकर चाकर हैं, आपको हर चीज़ के लिए आपके घर में कोई काम वाले हैं वगैरह वगैरह है, तो आपको ऐसा कोई चीज़ करनी तो पड़ती नहीं है। फिर वही हमारे पापा कर देंगे, पापा के हम जो आपको पता है बड़े लाडले होते हैं। तो वो हमारे लिए मुझे लगता है ये ज़्यादा मुश्किल ट्रांजिशन इसलिए भी होती है क्योंकि हमने वहाँ कभी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, ना हमने फाइनेंशियली कोई पैसे का कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी। हम लोग डिपेंडेंट थे अपनी फैमिली के ऊपर, और फिर वही ना कोई काम किया, और फिर हम डायरेक्टली बैचलर्स के अंदर आ जाते हैं। और बैचलर्स के अंदर मुझे लगता है कि हम लोग इतना मैच्योर भी नहीं होते इस तरह से, क्योंकि हमारा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर घरों के हमने कुछ ऐसा किया नहीं हुआ, ना हमें कोई कुकिंग आती है ना कुछ इस तरह। तो हमारे लिए वो ट्रांजिशन ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी होती है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं आता। तो जब हम पहली बार इधर लैंड करते हैं और फिर जब आगे लेने वाला कोई नहीं होता, उस फीलिंग को ऐसे तो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हर मुसाफिर उस बात को बड़े अच्छे से समझ सकता है। लेकिन जब आप एक जगह लैंड की और आपको लेने वाला कोई भी नहीं है, और आपको पता चला यहाँ आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आपको अब सब कुछ अपने थ्रू करना है, बड़ी मुश्किल बात है। आप वो जो पूरी जर्नी है एयरपोर्ट से लेके घर तक, आप सारे मिनट्स काउंट हो रहे हैं, आपको एक एक चीज़ याद आ रही है, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। और फिर जब आप यहाँ आपने कहीं भी जाना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बैठ के तो हर काम घरों में बैठ के हो जाता है, आपको यहाँ हर काम के लिए खुद जाना पड़ना है। तो वो जो ट्रांजिशन है हम जैसे बच्चों के लिए वो ज़रूरी भी है, लेकिन मुश्किल इसलिए क्योंकि हमने पीछे कुछ नहीं किया हुआ। ऐसे तो अड़े होते भी पीछे एनजी है के बिल्कुल उधर भी सेम हैगा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡ ਰਾਮੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਜਦ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਆ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਡਾ ਉਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਲਾ ਭਾਈ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਲਾ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ नहीं आता। फिर जेड़ा भी साढ़े नाल थोड़ी जी भी प्यार ना गल करे ना बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी थोड़ा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मैं तो बड़ा होता है कि मतलब मैं जब आप आए हो ना इधर तो अगर कोई भी बंदा जैसे आपके साथ कोई उर्दू में बात कर ले या कोई पंजाबी में बात कर ले, कोई थोड़ा सा प्यार से बात करे तो वो बड़ी एक इमोशनल फीलिंग होती है, आपको लगता है ये अपना अपना ही अपना वाला। बिल्कुल यार, यहाँ पे जिस तरह आप अकेले आते हो तो फिर आपकी कोशिश यही होता है कि कोई मिल जाए, आपको कंपनी किसी की मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। पीछे से जिस तरह हम पाकिस्तान से आते हैं रोज़ दोस्तों को मिलना ये वो, तो यहाँ से आगे नए दोस्त बनाना इज़ अ बिग थिंग, और अच्छे 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 दोस्त बनना वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और क्योंकि यहाँ पे इतनी फास्ट लाइफ है ना कि लोग पीपल डोंट केयर अबाउट ईच अदर, वो सिर्फ अपनी दौड़ में लगे हैं बस, कोई आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं है, ऐसे तैयार नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है गैस, क्योंकि सबकी रूटीन ही ऐसी है, क्योंकि सब घंटों के हिसाब से चल रहे हैं। यार मुझे आज इतने घंटे लगाने हैं, मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ये खर्चे हैं, तो वरना वो नहीं पूरे होंगे। कि अगर मेरे 2 घंटे आज के कम हो गए तो मेरे इतने पैसे कम हो गए। मतलब ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ इसलिए है कि आप किसी के लिए कोई टाइम नहीं निकाल सकते। अच्छी चीज़ ये है कि आपको मेहनत करने की आदत पड़ती है और इससे आपको कंसिस्टेंसी आती है, जो कि आई गेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। स्पेशल ਗੱਲ ਤਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਨਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਸੇਮ ਕਲਾਸ 'ਚ ਖੱਪ ਪਾਉਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਬਾਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ, ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਹਾਏ ਬਾਏ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦਾ शायद ऐसे आप में कॉन्फिडेंस आएगा था, मुझे तो वो भी नहीं। अच्छा तभी आपके साथ कभी वो हुआ है? नॉर्मली जब हम यहाँ आते हैं तो अब अंग्रेज़ी तो हमें जितनी आती है हमें भी पता है, ठीक है। जब इधर आते हैं वो एक नॉर्मली जैसे अगर आपके आसपास दोस्त बैठे हो वो तो बड़ी फ़नी बात है क्योंकि उन्होंने आपका बहुत मजाक उड़ाया। तो आपको नॉर्मली इस तरह का कोई वाक़या मज़े का हुआ है कोई अंग्रेज़ी से? ऐसे वाक़या नहीं हुआ था, पर यहाँ पे ना कॉलेजेस में बड़ा प्रेजेंटेशन का बहुत है कॉन्सेप्ट। वो तो जब है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, या स्कूल या इवन आपकी ना वो क्लास में पार्टिसिपेशन भी देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो ना जब ऐसा पार्ट आता था ना तो बड़ा स्ट्रेस होता था यार। जब नए नए आए थे ऑब्वियसली इनकी तो ऑब्वियसली मदर लैंग्वेज है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हमने बेशक जितनी भी पढ़ी जो भी है, बट हम स्टिल वो एक्सेंट और उस तरह फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। सेकंड लैंग्वेज ही है, बड़ा स्ट्रेस होता था यार। आज प्रेजेंटेशन है, या अगर प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो उस स्ट्रेस में ही आप आप नहीं फ्लुएंटली बोल पाते। हालांकि आपको स्ट्रेस ना हो आप फिर भी सही बोल लो, पर आई गेस ये माइंड गेम है। आप ज़हन में बस सोच के बैठे यार फलाना उसकी देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो मुझे शायद नहीं आती, तो ये सोच में ही आप गलत कुछ ना कुछ बोल दोगे। तो यस होता था क्लास में। पर अच्छी बात ये थी कि यहाँ के लोग जज नहीं करते आपको, उल्टा आपको सपोर्ट ही करते हैं। जो अब मज़े की बात आप देखोगे, ठीक है ना, आपकी क्लास में सारे गोरे बैठे हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको इंग्लिश आती है, क्योंकि वो सब यहाँ के थोड़ी हैं। वो हो सकता है कोई मैक्सिको से आया हो, कोई स्पेन से आया हो, उनको तो हमारे से भी कम इंग्लिश आती होती है। तो आपको ग्रेजुअली ये चीज़ें देख के आपको कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि ये नॉर्मली हमारे अंदर, मुझे इंडिया का नहीं पता, लेकिन हमारे अंदर ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमें लगता है कि जो अंग्रेज़ी बोलते हैं शायद वो कोई बड़े ऊपर के लोग हैं। आई गेस चूँकि हमें रूल किया हुआ है ब्रिटिश ने, तो हमारे अंदर अभी भी आज भी वो चीज़ नहीं, जैसे आप सानू कटिया ही रूल किया तो हमारे अंदर वो कॉम्प्लेक्स है। जैसे इन जनरल अगर आप देखो, आप जितने बड़े स्टार्स देखोगे, जैसे हमारे लिए मैंडेटरी है जी हमें अंग्रेज़ी आनी चाहिए। अब जैसे रोनाल्डो मेसी की मैं अक्सर एग्जांपल भी देता हूँ यार, वो आते हैं अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। आप पॉलिटिशियंस देखो, रशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, वो उन्हें अंग्रेज़ी आती भी हो, वो फिर भी अपनी ज़ुबान में बात करते हैं कि उनका कल्चर है। हम लोग उसको ओन ही नहीं करना चाहते और बस लगे हुए हैं उस दौड़ में। और प्रॉब्लम ये है कि हम फिर मजाक भी बनाते हैं। एक तो हम एज ए सेकंड लैंग्वेज इसको सीख रहे हैं, जो कि हमारे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कम्युनिकेट करने का तरीका है, दैट्स इट। मतलब आपको अपना मकसद समझाना है। जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं बेचारे, उनका वो मजाक बनता है आपके सामने, मीम्स है कितनी सही तजमल में, ठीक है, तो वो एक चीज़ रह जाती है आपके अंदर। और
वो चीज़ शायद आपको वो रोकती भी है बहुत से काम करने से। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें बड़ा नॉर्मल करना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोगों को अगर 2-3 ज़ुबानें आती हैं तो ये मुझे लगता है जैसे गोरे हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपको एज ए सेकेंड लैंग्वेज आपको इतनी अच्छी आती है या आपको 3 ज़ुबानें आती हैं 4। अपने ही ने जेड़ा मजाक बनाता और वो मजे की गल दसा। अच्छा सॉरी, इसी टॉपिक में मजे की बात पता क्या है, लाइक हम पाकिस्तानी जो लोग हैं हम वेस्टर्न इतना इन्फ्लुएंस है ना, इवन इंडियंस भी होंगे तो हम उनकी ना ये लैंग्वेज पकड़ लिया हमने कि यार हमें इंग्लिश आनी चाहिए। बातें नहीं पकड़ते हम, बस आप उनका लाइफस्टाइल पकड़ो यार, उनकी मेहनत पकड़ो, अच्छी चीज़ें पकड़ो। बट हमने पकड़ लिया लैंग्वेज या उनका फैशन पकड़ लिया, ये चीज़ें जिसके वजह से हम अपना कल्चर भी इग्नोर कर जाते हैं। मैनू एक ऐसी बड़ा मज़े का वाक़या याद आ गया। मैं ना नवा गया हंगरी पढ़न वास्ते ना, तो उत्थे मेरा एक बचपन का दोस्त मेरे नाल रहिंदा सी ते असीं कोई दूसरे तीसरे दिन चले गए बैंक। असीं बैंक गए हाँ और मैं बैठा हुआ तो मैं ना डॉक्यूमेंट साइन कर रहा तो उत्थे तुहानूं पता है अगर जो तुसीं नवा अकाउंट उत्थे तो ऐसी कि नवा अकाउंट खोलाओ ना तो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा होंदे ने, 50-60 पेज जिन्ना तुसीं साइन करना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ 20-30 पेज साइन कर ले ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪੈਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਤਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਇਓ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਈਸੋਫਿਗਸ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਐਸੋਫਿਗਸ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਆ ਵਰਡ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਵਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਚੱਕਣ ਚਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ यही मजे हैं यार यहाँ के, आप एक्सपीरियंसेस और लोग दोस्तों के साथ ये मेमोरीज जो बनती हैं। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਥੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਾ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਨਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਦੀ ਆ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਬਥੇਰੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਅਕੇਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ 1-2 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। सही बात। अच्छा, फास्ट पेस की आपने बात की ना, मुझे एग्जांपल याद आ गई। मेरा ना कॉलेज में एक दोस्त था, लुइस नाम था उसका, ऐसे बैचमेट था ना, तो उसकी ना गाड़ी ख़राब होगी। तो उसने मुझे इस तरह बोला, यार मेरी गाड़ी की ना बैटरी डेड हो गई है, तो मैं अब देख रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी कैसे ठीक करूँ। देखो आपकी गाड़ी ख़राब हुई होती ना, आपको पता है यार मैं हूँ, या मैं तला को कॉल करूँगा, वो आएगा गाड़ी लेके अपने वो पुश स्टार्ट करेगा, हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लोगों के लिए ये बहुत बिग डील है। तो उसने मुझे बात स्टार्ट की, मैं कहा तो क्या होगा, मैं कहा मेरे पास गाड़ी मैं लेके आता हूँ। तो उसके लिए बड़ी बात थी यार कि अच्छा मतलब तुम मेरी हेल्प कर दोगे इस तरह। तो कहने का बात है कि हमारे लिए बड़ी छोटी चीज़ें हैं, पर यहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं। एग्जैक्टली। और ये बल्कि अच्छी बात है, लोग यहाँ इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, लोग बड़े ग्रेटफुल फील करते हैं अगर आप उनकी किसी तरह से भी हेल्प कर दो।
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ? ਬੋਲ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਗਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਵਿਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ कि यार ये तो गलत हो गया। तो भाई कोई आपका कोई एक्सपीरियंस यहाँ, कोई स्ट्रगल ऐसी जो आपने यहाँ के की हो, बल्कि उसके बारे में कुछ बताए ना, कोई एक्सपीरियंस इस तरह का? यार आप जब एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो और अकेले, बिल्कुल आपका कोई यहाँ पे दोस्त भी नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, सबसे बड़ा मसला होता है टाइम। अब आपके यहाँ पे वीक में 3 दिन क्लासें हैं, आप 4 दिन फ्री हो, ठीक है, आपके पास जॉब भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है टाइम गुजारने के लिए, तो वो बड़ा डिप्रेसिंग पीरियड होता है कि अच्छा मैं अब क्या करूँ। तो एक्चुअली मुझे याद है मेरा पहला साल बहुत मुश्किल था कि पहला साल मेरा बहुत मुश्किल था कि क्योंकि समझ ही नहीं थी आती क्या करना है। यूनिवर्सिटी का आपको पता है पहले 2 साल तो इतने मुश्किल होते भी नहीं है, आपको पढ़ाई की भी इतनी वो बर्डन नहीं होता और ये वो, तो बस वो टाइम किल का मसला होता है। फिर उसके बाद चलो आपने अपनी फ़ीस दे दी हुई है, फिर आपके ना एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं, ग्रॉसरी, रेंट, बेसिक चीज़ें जो आपके ना, ठीक है। फिर आप उस सर्कल में घुसते हो, यार अब मैंने कमाना है तो मैं कैसे कमाऊँ। तो वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद है अभी मेरी पहली जॉब जो थी ना, वो एक कराची के अंकल थे, उनका सेल फ़ोन स्टोर था। तो सेल फ़ोन इंडस्ट्री में मैं यहाँ से घुसा था, तो लाइक नो कंप्लेंट्स, लाइक उन्होंने पहला मुझे चांस दिया और मैंने सीखा वहाँ से। बट मुझे याद है मैं 6 दिन काम करता था, तो 6 दिन में आप लगा लो 50 घंटे काम करता था वीक में, और मुझे मिलते थे $200 वीक के। अच्छा। सो अब ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग बात है, बट तब उस टाइम पे जब मार्केट का पता नहीं था और आपको, मुझे आइडिया नहीं था अच्छा क्या सैलरीज होती हैं या जो भी होता है ना, आई वाज हैप्पी। अच्छा मुझे वीक का 200 मिल रहा है, $800 महीने का बन जाता है। अच्छा मेरा 500 रेंट है, अच्छा फिर भी 300 बच गया, मैं खा पी लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, ठीक है। अच्छा तो बराबर वो जब आप सोचते हो कि अच्छा वो तो कुछ भी नहीं था, लाइक दैट्स नथिंग। तो उसके बाद अच्छा वो जॉब मेरी टेम्प्रेरी थी। वो जो बंदा वहाँ पे एक्चुअली परमानेंट काम कर रहा था वो पाकिस्तान गया हुआ था, तो अंकल ने मुझे टेम्प्रेरी रखा कि अच्छा यार वो नहीं है तो तुम तब तक काम कर लो। तो वो बंदा वापस आ गया। अब मैंने अंकल से पूछा यार कोई और कुछ ऑप्शन है? कहते यार कंस्ट्रक्शन में ना बहुत पैसे हैं, तो मेरा एक जानने वाला है वो कंस्ट्रक्शन करता है। मैं कहा ठीक है, आप उससे मेरी बात करा दें। पर कहते यार थोड़ा मेहनत वाला काम है। मैं कहा कोई नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो करना ही है, तो आप कह रहे हो पैसे अच्छे हैं तो मेहनत कर लेंगे, अगर इससे ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। तो वो बंदा, उससे उन्होंने मेरी बात कराई। अगले दिन उसकी कॉल आ गई, कहता है यार ये एड्रेस है तो यहाँ पे आ जाओ। तो मैं चला गया वहाँ पे। वो किसी का घर था, उसके घर में ना कारपेट लगा हुआ था सारा, लाइक लिविंग रूम में तो वो काफ़ी बड़ा घर के ना, उसका सारा कारपेट उखाड़ना था। वो कीलों के साथ कारपेट लगा हुआ है, तो वो उखाड़ते हुए आपके हाथ भी ज़ख्मी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो बस मैं तो कर रहा हूँ कि यार पैसे अच्छे मिलेंगे, करते हैं ये वो सारा कुछ। वो रात को जॉब डन हुई है, उसने मुझे हाथ में पकड़ाया $50। तो फिर वो भी एक बड़ा वो था यार कि अच्छा इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको मतलब इतने पैसे मिलने हैं, तो ये बड़ी स्ट्रगल होती है। तो इसमें एक्चुअली आपकी इसमें हेल्प तभी होती है जब आपका कोई जानने वाला हो जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है। रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। रेफरेंस के बगैर यू गोना स्ट्रगल अ लॉट। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब हम, आपको पता ही है कोई आता है यहाँ पे नया, तो वी ट्राई टू हेल्प हिम द पर्सन, कि ताकि उसको ये सब कुछ गो थ्रू ना करना पड़े। कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है कि कोई नया लड़का आ रहा है उसको कहीं जॉब मिल जाए, उसको ये सारे स्ट्रगल्स ना करने पड़े। बल्कि मुझे लगता है पर्सनली कि अगर हम लोग एज ए पाकिस्तानी या इंडियन, अगर हमारी वहाँ थोड़ी सी ग्रूमिंग हो जाए यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू या फैमिलीज़ के थ्रू, मतलब हम लोग वहाँ बिल्कुल ही डिपेंडेंट हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करके आए फाइनेंशियली, घर के काम हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और अगर हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ कोई जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है फिर भी वो जो पेन है या वो जो स्ट्रगल है वो बड़ी थोड़ी कम हो सकती है। ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं हो सकती,
लेकिन चूंकि हमने वहाँ कुछ नहीं किया और फिर हम इधर आ जाते हैं, वहाँ हम वही मेरे पापा ही हैं तो मेरी मामा वो हैं, तो यहाँ जब आते हैं तो वो हमें एक शौक मिलता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ सब कुछ। तो अगर हम वो भी करके आए तो मुझे लगता है पर्सनली कि शायद आपकी मुश्किलें तो काम स्टार्ट में जो आपकी स्ट्रगल है ना कि अच्छा यार मुझे ये करना पड़ेगा, एग्जैक्टली कि जैसे आपका वो आप खुल गए होते हैं थोड़ा, एग्जैक्टली जैसे कि घर के काम हो गए या वगैरह वगैरह। ऐसे ਤੁਹਾਡਾ भी कोई एक्सपीरियंस को दसो, कोई मज़े ਦਾ एक्सपीरियंस या कोई आके कोई ऐसी स्ट्रगल ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ SAT ਦੀ ਕਲਾਸ। SAT ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ SATs ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ACTs ਦੇ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 2400 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚੋਂ 2400 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਇੱਧਰ ਲੈਂਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ JFK ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ACT ਅਤੇ SAT ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ essay ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ Ivy League ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਜਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SAT ਸਕੋਰ ਜਾਂ ACT ਸਕੋਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ SAT ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕੈਪਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨਿਊ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਧਰ। ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪੇਪਰ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਪੇਪਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਸੈੱਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਮੇਰਾ A ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ A ਉਹਦਾ C ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਆ। ਮਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਰੇਜ਼ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸੇਵ ਕਾਪੀ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੀਜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈੱਟ 2 ਸੀ ਮੇਰਾ 1 ਉਹਦਾ 2। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਨਕਲ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ, ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਝ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੈਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇੱਥੇ ਫਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ जुगाड़ तो लभ्या ही होना है, कोई मसले का हल कोई आपको तो लभे, कोई ऐसी जगह पता हो कि जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए? मैं आपको बताता हूँ। उसमें स्टार्टिंग में जिसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा था, बस अब एक टाइम पे होगा कि यार अब प्राइवेट रूम चाहिए तो मूव आउट करना है। तो रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू बात करी, वो तो एक बड़ा एक प्रोसेस है जिसमें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अच्छा आपने अगर 1000 का कमरा है तो आपको 1000 हमारी फ़ी आपको वो पे करना है, फिर सिक्योरिटी पे करनी है, और फिर फर्स्ट मंथ रेंट पे करना है आपने। और जी हमें आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना है। क्रेडिट स्कोर का थोड़ा ये बता दूं कि यहाँ पे हर एक बंदे का जिसके पास सोशल सिक्योरिटी है उसका एक स्कोर होता है। उसमें आपकी वो स्कोर कैसे जनरेट होता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे, कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ कर रहे हो, उनको कितना पे ऑफ कर रहे हो, कितना आप पे डेट है,
कितना आपने डेट पे कर दिया है, तो ये सारे फैक्टर से आपका कितने अकाउंट्स हैं, कितनी देर से हैं, कितने पुराने बल्कि ये आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इसमें यहाँ शायद बाद में आ जाते हैं, आप बात अपनी कंप्लीट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे हम बात करते हैं। जब आप अपार्टमेंट लेने जाते हो ना, तो जो आपका लैंडलॉर्ड होता है, जिसका घर है या जिसका कमरा है, तो वो आप सबसे पहले आपका देखेगा आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, क्योंकि वो आपको समराइज कर देता है अच्छा ये बंदा कहाँ स्टैंड करता है पेमेंट्स में, कि अगर तो इसका क्रेडिट स्कोर ठीक है, हाँ यार ये मुझे ऑन टाइम पेमेंट्स कर देगा, तो यहाँ पे इनका इन्होंने ना एक क्राइटेरिया कह लो रख दिया कि अच्छा जिसका क्रेडिट स्कोर, अच्छा जो क्रेडिट स्कोर होता है अराउंड एज 850 होता है मैक्स, हाँ जी 850 मैक्स होता है, तो अराउंड 680 प्लस जो है ना वो गुड कंसिडर होता है। सो 680 से 600 जो है वो नॉर्मल, और उसके नीचे जो होता है वो बहुत बुरा कंसिडर किया जाता है। तो फिर आप जब रियल एस्टेट के थ्रू जाते हो ना, तो आपको ये क्रेडिट स्कोर होता है। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसका तो क्रेडिट स्कोर नहीं बन सकता, अभी वो आया है, तो ये आपको अकोमोडेशन में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बट थैंकफुली हमारे देसी लोग यहाँ पे इतने हैं, उन्होंने एक दो ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए हुए हैं जिसमें आपको इतनी प्रॉब्लम्स अब नहीं होती। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ना जो इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है ना, वहाँ पर भी लोगों ने लगाया होता है रूम अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। बट एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है suleha.com, सही, SULEKHA.com। अब वो सिर्फ न्यूयॉर्क में भी नहीं है, आई गेस उसमें बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, इवन कनाडा है, पूरा यूएस, पूरा कनाडा है। सो वहाँ पे जो देसी लोग हैं ना, उन्होंने अपने घर, कमरे या अपार्टमेंट्स ना रेंट पे लगाए होते हैं, और उनकी आज सच रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। उनको ये होता है अच्छा यार चलो देसी बंदा आ जाए, उनके हिसाब का बंदा है, वो रह ले, और हेल्प भी हो जाए, उसकी भी हो जाए और लैंडलॉर्ड की भी हेल्प हो जाए। तो सुलेहा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू फाइंड अकोमोडेशन। बल्कि उसमें तो, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उसमें तो एजेंट फ़ी भी नहीं होती। एजेंट फ़ी भी नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से आपका कॉन्ट्रैक्ट है और लैंडलॉर्ड आपको फ़ी नहीं चार्ज करता, आपने बस पहला मंथ का रेंट देना है और यू स्टार्ट लिविंग। वो उसके लिए बहुत अच्छा है, अकोमोडेशन के लिए और इवन जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छा। अच्छा, आपको रूममेट्स मिल जाते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे। हम जब मेरा कह लो कि जब पहले कुछ चंद दोस्त बने, वो एक घर था, वो बना अपना सारा घर लड़कों ने रेंट पे लिया हुआ था। वो लड़के, उसमें से 3 लड़के मिले थे इसी वेबसाइट के थ्रू, रूममेट्स बने थे। अच्छा। तो वो रूममेट्स बाद में जाके अपना, आज हम सारा टाइम इकट्ठे होते हैं। अच्छा, तो वो जॉब सर्च के लिए भी और अकोमोडेशन के लिए, दोनों के। बल्कि इस तरह के कोई आपको फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पता है जिसमें बड़ा आसान होता है, आप सर्च करो न्यूयॉर्क इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क, इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं जिसमें लोग, फॉर एग्जांपल किसी ने अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है और वो आगे से रूम में ढूंढ रहा होता है, तो इस तरह के ग्रुप्स काफ़ी हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। और जॉब सर्च के लिए एसडी कोई और प्लेटफॉर्म जिस पे बच्चों ने अगर जॉब्स ढूंढनी हो, तो कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जिस पे वो आसानी से ढूंढ सके? आई वुड से सुलेखा से बढ़िया मेरे मुताबिक। तो टू मेक इट ईजी, अगर कोई इंटरनेशनल बंदा आ रहा है ना जॉब करने, उसके लिए बेस्ट बेट है, या तो आप कॉलेज चले जाओ। अच्छा, फर्स्ट ऑब्वियसली कॉलेज में अगर आपको जॉब मिल जाए वो बेस्ट है। अगर आपको नहीं ना मिल रही, जो बाहर जो प्लेटफॉर्म है जो आपको इजीली हायर कर लेंगे ना, वो है डोमिनोज, 7-Eleven, ठीक है। यहाँ पे ना फास्ट फूड चेन्स हैं, कैनेडी फ्राइड चिकन करके, वो देसियों की हैं। हलाल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप फर्स्ट अपनी ऑप्शन लीगली तो वैसे आप नहीं कर सकते हो जॉब, जो कि मेन बात है, जो कि दैट हैज़ टू बी सेड, जो कि बात सच है कि मतलब आप लीगली काम नहीं कर सकते हो। लीगली आप स्टूडेंट वीज़ा पे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में काम कर सकते हो, और वो भी 20 घंटे के लिए। सही। आप बाहर काम कर रहे हो वो इलीगल तरीके से है, विच इज़ रिस्की, विच हैज़ टू बी सेड। कि ये ना हो गया आपकी बात सुन के कोई बंदा जॉब ले और बाद में कहे जी ये निकास खान ने कहा था 7-Eleven में जॉब ले लो, ठीक रहेंगे। नहीं है तो चंगा किया था। दूसरा, बल्कि एक आपने तलब एक जिक्र किया है, वो भी आप बताते चले कि सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, और उसका जो आम बच्चे आते हैं उसको लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डाल दें। यार वही सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको मिलेगा जब वो आपका बेस्ट तरीका है, अगर आपका कॉलेज आपको जॉब दे देता, ठीक है, जो कॉलेज में आपको जॉब मिल रही है वो आपको प्रॉपर ऑन द बुक्स जॉब है आपकी, उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर साइन होता है। तो यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है ना, वो आपका सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिस पे आपकी जिस नंबर पे आपका क्रेडिट स्कोर है उसी से आपका क्रेडिट स्कोर निकलता है, आपकी स्टैंडिंग क्या है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको कुछ भी करने के लिए ना, आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जॉब कहीं अप्लाई करनी है, तो आपको सोशल सिक्योरिटी मस्ट है। तो सोशल सिक्योरिटी ऑब्टेन करने के लिए आपको ऑन कैंपस ही जॉब करनी पड़ेगी। मैं अपन मतलब इंडिया वाले बंदिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ। ਸਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨॉर्मली ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ भी दसो, मतलब आप भी अपना बताएं कि क्रेडिट स्कोर कितना इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट इस्तेमाल यहाँ किस तरह करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं आया हूँ और मुझे अब पता है कि वो उसके क्या इंपॉर्टेंस है और उसको इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्रेडिट अक्सर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने ज़ाती एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड्स, और उसका क्या प्रॉब्लम है वो आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड बताएं, क्रेडिट स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है इधर, क्रेडिट हिस्ट्री कितनी मैटर करती है और उसको यूटिलाइज या इस्तेमाल करना किस तरह चाहिए। आपको कह लो। सो जिस तरह मैंने बोला ना, मेन चीज़ ही वो है, और एक क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। आपको आज आपका सोशल सिक्योरिटी मिला है ना, तो आपको ये मे बी 2 साल बाद जाके या 2.5 साल बाद जाके आप एक गुड स्टैंडिंग में होंगे। अब क्रेडिट स्कोर बिल्ड कैसे होता है, आपको नया बंदा है ना, उसने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उसी बैंक पे पास आप जाएँ और उससे कि यार मुझे ना क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। तो मोस्टली क्या होता है, कुछ बैंक दे भी देते हैं और कुछ बैंक्स आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड देते हैं। उस सिक्योर क्रेडिट कार्ड में क्या आप बैंक के बल्कि मुझे भी पता है कैपिटल वन वो दे देता है, गैस बैंक ऑफ अमेरिका दे देता है, चेस दे देता है। मतलब मैं पर आपको ना स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप क्रेडिट कार्ड मिल जाए डायरेक्टली बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी नहीं भी मिलता। नहीं वाले की बात करें, क्योंकि जो आम बंदा है उसका तरीका क्या होता है, उनके पास सिक्योर कार्ड है, ठीक है। उस सिक्योर कार्ड में क्या क्या होता है, वो है क्रेडिट कार्ड है, बट आपको इनिशियल उसमें डिपॉजिट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप $500 बैंक को देते हो, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो उधर से अब उसका मेन मकसद क्रेडिट कार्ड होना नहीं है, उसका मेन मकसद है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनना। जो हम क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे हैं वो आपकी बनती ही यहाँ क्रेडिट कार्ड से। तो उसमें आप वही फैक्टर्स वो आते हैं कि फॉर एग्जांपल आप $500 की आपकी लिमिट है, ठीक है, आप उसको यूज़ आपने करना है, पर उसको आपने पे ऑफ भी करना है फटाफट। अगर तो आपका 500 ही लिमिट है और आपने 500 यूज़ कर लिया है और आपने उसको 2 महीने पे ही नहीं किया, सिर्फ आप मिनिमम पेमेंट्स करते जा रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आता जाएगा। बल्कि इसमें मैंने ये भी सुना था कि आपको चाहिए कि आपको अपनी लिमिट से 30% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करो, वो भी कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आता है। यू राइट। आज जो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मतलब गल ये है कि कर्जा तुसी लै लिया ते कर्जा छेती किन्ने ही ला रहे हो। पहला तो खैर कर्जा लेना ही माड़ी गल है, पर इत्थे कर्जा ले ते जिन्नी छेती मोड़ दो उन्ना वधिया स्कोर हो जाता। फायदे नुकसान दो ने। नुकसान सब तो वड्डा जो कि मैं पहला कहूँगा वो है, कई लोग गलत वे दे विच इस्तेमाल करते हैं कि 2000 का क्रेडिट कार्ड आया। मैं लोगों को कहना, मैं भी उन्हां चों एक हाँ, तला भाई बैठे, तला भाई भी उन्हां चों एक है। स्टार्टिंग दे विच सानूं मिलिया क्रेडिट कार्ड $1000 $2000 ਦਾ ਲਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ $2000 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਭੁਗਤਾ ਲਏ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ। ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ। ਜੇ ਸਕੋਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਬਾਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੇ 2000 ਦਾ ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ 2000 ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਕਟਰਸ, ਆਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਹੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੀ 600 ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 800 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 200 ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, राइट। तो मैंने इसलिए टॉपिक छेड़ा क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि मैं आया हूँ तो मुझे अब पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं चाह रहा हूँ बल्कि इस पे भी जैसे हम इस पे भी रोशनी डाल सकते हैं कि जब ये तो हम एज ए स्टूडेंट बात करें, और इंटरनेशनल भी जब एज ए B1 B2 वीज़ा आप इधर आते हो, तो मुझे पता है कि उसमें आप यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हो, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं इधर रहने के लिए कि आपके पास अगर ये चीज़ें हैं तो उसके आपको बहुत से फ़ायदे हैं। और प्लस वो अपने
क्रेडिट कार्ड वाला भी बता दिया कि आप अगर आप इवन B1 B2 पे आए हो तो आपको फिर भी सिक्योर्ड बैंक जो क्रेडिट कार्ड्स है जैसे कैपिटल वन है, इस तरह के और बैंक से जो आपको सिक्योर्ड कार्ड्स दे देते हैं। मैंने तो 200 दे के लिया था स्टार्ट में और मेरी उससे क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी बिल्ड हुई और फिर मैंने उसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसी तरह अब हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है तो मैं छोटा छोटा आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दो इन जनरल, कोई बच्चों के लिए अगर नए लोग आते हैं तो वो किस तरह अपनी उन प्रॉब्लम्स को केटर कर सकते हैं। या एक नॉर्मली आपको पता है कि जब हम आते हैं तो हमारी बड़ी वो जो बड़ी अनरियलिस्टिक से हम गोल सेट करके आ जाते हैं और फिर उसका आके हमें जब रियलिटी चेक मिलता है तो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा, बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो कोई उन बच्चों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहो कि जो नए आ रहे हैं वो किस तरह से आके रहें या क्या किस तरह वो आसानी से यहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कोई इसमें आप कुछ कंट्रीब्यूशन? सबसे जो मेन चीज़ है, आपको न्यूयॉर्क पता है, न्यूयॉर्क इज़ नोन एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, एग्जैक्टली, मे बी टॉप 2 और टॉप 1 फॉर श्योर। तो जब आप न्यूयॉर्क आ रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस भी फिर उतने ही ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस है अकोमोडेशन। तो आप जब एक न्यूयॉर्क आ रहे हो पढ़ने स्पेसिफिकली, तो आपको मेंटली तैयार रहना है कि यहाँ पे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कि अगर आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हो, सिर्फ मतलब उसके आपका सिर्फ पढ़ने से गुजारा नहीं होगा, आपको काम साथ करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर तो आपको स्कॉलरशिप मिल गया 100% वेल एंड गुड, फिर तो आपकी पढ़ाई फ्री हो गई है, मे बी आपके पेरेंट्स फिर अफोर्ड कर लें आपकी अकोमोडेशन और ये वो वगैरह। और अब तो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सचेंज रेट इतना ऊपर चला गया। मुझे याद है जब मैं US आया था और मेरा फ़ीस वहाँ पाकिस्तान से मंगवाता था तो तब $95 या 100 का था। अब तो इमेजिन मैंने अगर $100 रुपीज़ का जब डॉलर था तब फीस पे करी है और अब 285 या 290 का है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइस बढ़ गया है। विद द सेम थिंग 3 टाइम्स प्राइस बढ़ने से हमारे मुल्क के हालात भी उतने ही ख़राब हुए हैं, तो लोगों की आई थिंक अफोर्डेबिलिटी पे भी अब फ़र्क पड़ा होगा। तो ये फैक्टर्स बड़े ज़रूरी हैं। जब आप न्यूयॉर्क आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और और आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके सर पे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब आते हैं ना तो वो जैसे हमारे वहाँ बैठ के तो कैलकुलेटर खोल के बैठे होते हैं कि भाई वो तलहा 5,000 कमाता है तो वो यहाँ इतना बनता होगा, वो तो बड़ी ऐशे की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन जब यहाँ अगर आप देखते हो कि आपके एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं तो वो नॉर्मली वहाँ बैठ के तो लोगों को लगता है। बल्कि मैं इस चीज़ से ना मैं बल्कि इख्तलाफ भी करता हूँ। नॉर्मली जो दिखता है ना वो होता नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। तो जैसे मैं कहीं भी बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं टाइम स्क्वायर पे मैं पिक्चर लगा देता हूँ, लोगों को लगता है यार क्या ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता यार मैं क्या जी रहा हूँ। वो तो 5 मिनट का एक मोमेंट था, बाकी 23 घंटे मैं किस तरह गुजार रहा हूँ, किस दर्द के अंदर गुजार रहा हूँ, लोगों को वो बात नहीं पता। तो हम लोग इतना जो डिजिटल दौर है, जब मैं स्टोरीज अगर आप डालते हो तो लोग बल्कि दुआ करना शुरू करते हैं यार क्या ज़िंदगी जी रहा है, मैं भी इस तरह की ज़िंदगी जीऊँ। लेकिन जबकि लोगों को नहीं पता यार वो पता नहीं उस पर क्या बीत रही है और वो किस चीज़ से गुजर रहा है। और बल्कि सबको अपने लिए दुआ इस सेंस में करनी चाहिए कि आप जिस तरह भी आप उस हाल में खुश रहो और बल्कि कोशिश करते रहो। ऐसी आप इस पर कुछ कोई आपने जो भी बात की है उसी पे ही कि रील और रियल, ये 2 चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो रील में दिखता है वो रियल में नहीं है, राइट? यही बात है। दैट्स ट्रू। तो मैंने स्टार्टिंग पॉडकास्ट जब आपने शुरू किया है तब बड़ा एक बात आपको बोली थी कि वो लगा है, सबको ये लग रहा है कि वो जहाज उतरते सार वो एक पेड़ लगा उससे हमने नोट तोड़ने हैं। ट्रू दैट। वो बात ये है, वो नोट टूटने तभी हैं जब पहले बूटा खुद लगाओगे। वो बूटा लगाने के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स के साथ आना इट्स नॉट गुड। आपने बात करी वो डिप्रेशन हो जाता है, बंदे डिप्रेस्ड फील करते हैं। वो इस करके फील करते हैं कि जब जहाज चढ़ते हैं ना बंदा, वो हर बंदा यही सोच के आता है कि वहाँ जाके ऊंचा मुकाम करना। और हर बंदे का ये अच्छी बात है, ये गोल है तभी वो कुछ करेगा भी, बिना गोल के बंदा कुछ नहीं करेगा, राइट? बट वो गोल और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? तो आप ही ने मुझे एक बारी बात समझाई थी, ये मैं आप ही पे वापस लेके आता हूँ। वो डिप्रेशन वाली वो यही है, आपको वो हाइट नहीं मिल रही होगी तो आप डिप्रेस्ड हो गए। आपके गोल रियलिस्टिक और धीरे धीरे अचीवेबल होंगे तो आप वो ईजिली कर पाओगे। मैं आप ही की बात आपको वापस सुनाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गोल्स बड़े होना बात नहीं है, उनके लिए टाइम आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज जा रहा हूँ ना तो 1 साल बाद अच्छा मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा।
तो ऐसा नहीं होता। नहीं, पहला बंदा ये नहीं कहता मैं मिलियनेयर हो जाऊंगा, पहला बंदा कहता मैं लैंड क्रूजर लाऊंगा। सही बात। वापस आके सब तो पहला मैं लैंड क्रूजर लाऊंगा, ये चीज़ सब तो पहला बंदे का गोल होंदा। अच्छा, मैं इन्हों ना थोड़ा पॉजिटिव नोट के अंदर, अगर मैं पॉजिटिव नोट के अंदर बात करूं तो न्यूयॉर्क जैसी जगह, अगर हम जैसे हम बड़ी लोगों को लग रहा होगा डिप्रेसिंग बातें चल रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छी कोई जगह है इन ऑर्डर टू ग्रो, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन ऑर्डर टू ग्रो। तो मुझे लगता है हमें ये माइंडसेट लेके आना चाहिए, और ये माइंडसेट बड़ा हेल्दी माइंडसेट है कि यार मुझे एज ए पर्सन इंप्रूव करना है, मुझे एज ए पर्सन ग्रो करना है, फाइनेंशियली भी और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप कोई हसल मोड लेके आते हो न्यूयॉर्क जैसी जगह में, जहाँ आपको हर तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, अच्छे लोगों में उठते बैठते हो, आपको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर हम लोग आते हैं इस जहन से कि मुझे अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करनी है। तो मुझे लगता है कि ये हिजरत, बल्कि ये हमारे लिए तो सुन्नत भी है, तो हिजरत करनी चाहिए और आपको आना चाहिए और ऐसे एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं और आप इनसे बहुत सीखते हो और आप इसी को आगे पास ऑन भी कर सकते हो। जो स्ट्रगल्स है ना, ये आपकी जो पर्सनालिटी मोल्ड करेंगी ना, वो फिर लाइफ टाइम है। दैट्स ट्रू। वो आपकी जो हेल्प करेगी ना हर लाइफ के हर स्टेप में, वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आके जो मुश्किलात, जो बंदा एज अ परदेस आता है ना, फॉरेनर यहाँ पे आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, या जो काम भी करने आता है, वो जो पहले 3-4 साल की जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो हाँ, वही स्ट्रगल है, वही बंदे को मेक या ब्रेक वाली बात है ना, जो वही सालों ने मेक ब्रेक करना, मेक ही होता है। स्ट्रगल से आप बंदा मेक ही हो सकता है, उसमें ब्रेक कुछ भी नहीं है। जी कोई फनी वाकया कोई तो ही सुना दो ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਨੀ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਾ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਲੇਖਾ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਉਹ ਐਪ ਤੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿੰਡਰ ਵਰਗੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਪ ਸੀਗੀ ਟਿੰਡਰ ਬਟ ਫॉर ਮੁਸਲਿਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣਨੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੀਆ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਪ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਐਪ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਐਪ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ खुल के कर भी नहीं पाए, टाइम चूँकि बहुत थोड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार हम दोबारा कोई एपिसोड करें और कोई और मज़े की बात या किसी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर करें। गाइस थैंक यू सो मच। मैंने आपको जैसे बताया कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंटली कंटेंट आता रहेगा और आप इसको देखते रहिएगा और आप अपनी सपोर्ट शो करते रहिएगा। और आपके ज़हन में कोई टॉपिक वगैरह हो, आप कमेंट में बता सकते हो जिस पे पॉडकास्ट करना चाहिए। इसी तरह अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा एज सून एज पॉसिबल आपको जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच तला भाई, थैंक यू सो मच ऐशप्रीत जी।